हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले यूजीसी नेट 2022 कॉमर्स में पूछे गए सवाल हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के पोर्शन से। तो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस का, डेट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज इंटरनेशनल बिजनेस का पोर्शन पिकअप करेंगे और उससे जुड़े हुए सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट से जो सवाल पूछे गए थे उनको आपके साथ अलग से डिस्कस किया जाएगा एक सेपरेट सेशन में। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, in which one of the following modes of entry into foreign markets risk and profit potential are the highest। तो हमारे कौन से मोड ऑफ एंट्री के अंदर हमारा जो रिस्क है और प्रॉफिट पोटेंशियल है दोनों ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं और उनको हम रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, जिस मोड में आपको लग रहा है कि रिटर्न ज्यादा मिलेगा उसमें रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस को। तो सबसे कम रिस्क रहता है एक्सपोर्टिंग के अंदर और उसके अंदर रिटर्न भी कम रहता है। एक्सपोर्टिंग आप इनिशियली इनडायरेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू फॉलो अदर मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो जॉइंट वेंचर के ऊपर आप पहले जाएंगे, आप किसी और के साथ जॉइंट वेंचर करना पसंद करेंगे और अपनी खुद की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आप बाद में करना पसंद करेंगे। किसी और के साथ अगर आप वेंचर करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है दो लोग हो जाएंगे तो आपका रिटर्न और रिस्क कम ही रहेगा। बट अगर आप खुद से सारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिटर्न भी सबसे ज्यादा होगा और आपका रिस्क भी सबसे ज्यादा होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इन प्यारे दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो सारी बातें हैं वो आपसे कवर अप की गई थी, बताया गया था इसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलता है और जो डिफरेंट मोड्स रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न उनको भी क्लासिफाई करके आपको कोर्स में बता रखा था। तो आई डोंट थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कोटास विच आर द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स इंटेंडेड एट प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे जो कोटाज रहते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो कोटाज रहते हैं, एक बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर, और हमें यहाँ पे कोटास जो है देखने को मिलते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि इतना ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कुछ कोटास फिक्स कर दिए जाते हैं। इन कोटास को किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, क्या क्या टाइप्स हो सकता है कोटास के, ऐसा सवाल हमसे पूछ रहा है। सिंगल स्टेज कोटा, एब्सोल्यूट कोटा, टैरिफ कोटा, वैल्यू एडेड कोटा और वॉलंटरी कोटा। प्यारे दोस्तों, सिंगल स्टेज कोटा नहीं होता कोई, एब्सोल्यूट कोटा हमारे पास होता है कि हमने सिंपल कोई लिमिट फिक्स कर दी, एक सिंपल फिजिकल लिमिट लगा दी कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो दिस इज गोइंग टू बी अ एब्सोल्यूट कोटा। जैसे आपने कर दिया कि केवल 90 टन जो है उतना ही एक्सपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट यहाँ पे किया जा सकता है, तो ये एब्सोल्यूट कोटा बन गया। टैरिफ रेट कोटास भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप करना चाहते हो इंपोर्ट 90 टन से ज्यादा करना चाहते हो कर सकते हो, बट अगर 90 टन से ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी डबल रेट पे देनी पड़ेगी, ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसा आप करते हो तो इट इज अ टैरिफ रेट कोटा। वैल्यू एडेड कोटास हमारे पास नहीं होते। इसके बाद है वॉलंटरी कोटा। वॉलंटरी कोटा बेसिकली हमारे पास रहता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपकी जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो खुद से रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करती है, क्योंकि उसे पता होता है अगर मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगी तो इंपोर्टिंग कंट्री कुछ ना कुछ करेगी, मेरे अगेंस्ट एक्शन लेगी, तो मैं खुद से ही सुधर जाऊं और खुद से ही काम एक्सपोर्ट करूं। तो ये वॉलंटरी कोटा भी एक तरीके से हमें टर्म देखने को मिलती है विच इज बेसिकली सेम एज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जो हमें देखने को मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बी, सी एंड ई हमारे आंसर में इंक्लूड होने चाहिए, और अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट कोटा और वैल्यू एब्सोल्यूट कोटा और वॉलंटरी कोटा। तो आई थिंक आप सभी ने पढ़े ही होंगे, तो बी और ई तो आपको पहचान ही लेना चाहिए कि ये हमारे आंसर में आने चाहिए। मुझे लगता है कि आप सी और डी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। जो सी वाला पॉइंट है दे शुड हैव मेड इट मोर क्लियर, इसे इनको लिखना चाहिए था टैरिफ रेट कोटा, तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाती, बट स्टिल इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है। और आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे एनटीए ने दिया है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, Heckscher-Ohlin theory of factor endowment suggests which of the following types of relationships। तो हमारे पास जो Heckscher-Ohlin theory है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी इसे बोला जाता है। तो ये थ्योरी बेसिकली हमें बताती है
कि जिस नेशन के पास जो फैक्टर अबंडेंस में होगा वो उसका ज्यादा इस्तेमाल करेगी और उससे जो गुड्स बनेंगे उनका ज्यादा एक्सपोर्ट वो यहाँ पे करने वाली है। तो ऑप्शंस हमें कुछ इस तरीके से दिए: प्रोडक्ट मार्केटिंग रिलेशनशिप, लैंड लेबर रिलेशनशिप, मार्केटिंग कैपिटल रिलेशन, लेबर कैपिटल रिलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। तो प्यारे दोस्तों, जब हम हेक्सचर ऑलिन थ्योरी की बात करते हैं, उसमें उसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लैंड की, बात करते हैं लेबर की, बात करते हैं कैपिटल की। तो इनकी हम बात करते हैं हेक्सचर ऑलिन थ्योरी के अंदर की। कोई लेबर इंटेंसिव हो सकता है, कोई कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, किसी के पास लैंड ज्यादा हो सकती है, तो ऐसी बातें यहां पे की जाती हैं। तो लैंड लेबर रिलेशन की बात की जाती है और हमारे लेबर कैपिटल रिलेशन की भी यहां पे बात की जाती है। और बी और डी जो है हमारे पास इंक्लूड होने चाहिए। मार्केटिंग तो इसके अंदर इंक्लूड होता नहीं है, तो बी डी जो हमारे पास इंक्लूड हो रहा है, दैट इज बीइंग इंक्लूडेड इन ऑप्शन नंबर 3। और इसके अंदर हमारे साथ टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी इंक्लूड हो रहा है, तो हमें इसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बी डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी अप्रोच से आपको एग्जामिनेशन में सवाल सॉल्व करने होते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे जो हेक्सचर ऑलिन थ्योरी है वो आपके साथ कोर्स में कवर्ड था, उसमें लैंड लेबर और कैपिटल की भी चर्चा आपके साथ कर रखी थी, तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई ज्यादा दिक्कत आई होगी। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं और इसमें आपके कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट है और उनकी एक्सप्लेनेशन हमें दे रखी है। सबसे पहले नामा। नामा इज बेसिकली नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, कि आपकी जो एग्रीकल्चर मार्केट को छोड़ के मार्केट है उसके एक्सेस की बात करता है हमारा नामा। तो हम इसे किससे मैच कर सकते हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से तो नहीं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हाँ, ये हमारे एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज तो लग रहे हैं हमें। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, मोनोपोली पावर टू ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये सब तो कुछ नहीं लग रहा सूटेबल, हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सूटेबल लग रहा है। आगे भी बढ़ते हैं। हमारा है गैट। गैट हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स हो गया, तो ये लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की बात करता है, मेनली गुड से ही डील करता है। और अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसके लिए, 3 वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसके लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ट्रिम्स और ट्रिप्स आ रहे हैं। तो ट्रिप्स तो हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम 4 से मैच कर लेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो ये आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिबरलाइजेशन से जुड़ा हुआ है और आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी, ये मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस हमने बनाया वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे आपको करेक्ट मैचिंग करनी होगी एग्जामिनेशन के सवालों के अंदर। इन प्यारे दोस्तों, ट्रिप्स और ट्रिम्स और आपका जो नामा है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ये सारी चीजें आपके साथ कोर्स में कवर अप कर रखी थी, तो ये सवाल उम्मीद करता हूं आपके लिए आसान ही रहा होगा। चलिए, अगला सवाल है, which is the most appropriate mode of entry in international business to an enterprise with little experience of international market। देखो, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नौसिखिया है, जो नया बंदा है, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। उसको स्टार्ट कहां से करना चाहिए? उसको एक्सपोर्ट करने से स्टार्ट करना चाहिए। एक्विजिशन, एक्सपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, आपके साथ कोर्स में कवर्ड भी था कि अगर आप एक न्यू एंट्रेंट है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो आपके लिए एक्सपोर्टिंग जो है इट इज द मोस्ट डिजायरेबल मोड ऑफ एंट्री। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट डील। तो एक्सपोर्ट डील जो है उसको कंक्लूड करने में क्या क्या स्टेप्स हमारे फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो अब हमें देखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन में काफी सारे ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं जिसमें ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें आपको स्टेप्स दिए रहते हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना रहता है। कई बार तो सीधे लॉजिकल ऑर्डर में आराम से लग जाते हैं और कई बार ये भी देखने को मिलता है एग्जामिनर जबरदस्ती के स्टेप्स बनाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपसे कुछ अरेंज करने के लिए कह देता है, बट जैसा एग्जामिनर कह रहा है उसका हुक्म आपको मानना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी और अरेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ इस सवाल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, कंफर्म द एक्सपोर्ट डील, रिसीव लेटर ऑफ क्रेडिट, आइडेंटिफाई एंड नेगोशिएट विद इंपोर्टर, रिसीव एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, एग्जामिन थॉरोली एंड आस्क फॉर अमेंडमेंट। देखो, सबसे पहले आपकी क्या चीज होने वाली है? सबसे पहले हमारे पास आप इंपोर्टर को आइडेंटिफाई करोगे और उसके साथ नेगोशिएट करोगे। पॉइंट नंबर सी आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद ही कोई ना कोई और चीज होने वाली है, उसके बाद ही आप यहाँ पे
जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप कुछ एक्सपोर्ट डील को फाइनलाइज करोगे, सारी चीजें उसके बाद होंगी। सबसे पहले आपका जो है इंपोर्टर को आइडेंटिफाई करना है, किससे आपको इंपोर्ट करना है, और उसके साथ आपकी नेगोशिएशन चालू हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे ये होने वाली है, और इसी के बेसिस पे वैसे तो मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता है। फिलहाल जो बाकी चीजें हैं जिस ऑर्डर में आएंगी उसे भी एक बार देखना तो पड़ेगा। मुझे लगता है एग्जामिनर ने ऐसा सवाल आपको कुछ इसीलिए दिया क्योंकि बहुत क्लोज क्लोज से स्टेप्स आपको बाकी लगने वाले हैं। ऑप्शंस इसीलिए ऐसे बनाए ताकि आपको एक पता लग जाए तो आप लॉजिकली अपना आंसर मार्क कर सकें। देखो, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नेगोशिएट कर लिया इंपोर्टर के साथ, उसके बाद उसके साथ आपकी डील होने वाली है। आपकी जो डील होगी वो आप उसके साथ कंफर्म करने वाले हैं, और डील जो आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक ऑर्डर भेजेगा। आप उस ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, जो ऑर्डर आएगा उसमें अगर आपको कुछ बदलाव करवाना है तो बदलाव भी करा सकते हैं। और फाइनली आप जो है लेटर ऑफ क्रेडिट उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल होता है क्योंकि पेमेंट को लेकर कई बार खतरा रहता है कि दूसरे देश में बैठा हुआ है हमारा परचेजर, तो पैसे देगा या नहीं देगा। इंपोर्टर दूसरे देश में बैठा है, पता नहीं पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो इंपोर्टर से हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी मंगाते हैं कि अपनी क्रेडिट वर्दीनेस शो करो। तो ये चीजें जो है इस ऑर्डर में कहीं ना कहीं फ्लो करती हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनने वाला है। चलिए तो बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन। तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप सभी जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कर देना, जो हमारे बैरियर्स हैं उनको खत्म कर देना, पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल मार्केट, एक ग्लोबल विलेज बना देना। अगर पूछ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो मतलब कौन से फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में रुकावट डाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देगी। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की बात यहां पे हो रही है। देखो, नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो आप अपने नेशन को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेशनलिज्म की बात नहीं कर रहे, यहां पे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मेरा नेशन महान है, आप अपने नेशन के प्रति प्रेफरेंस रख रहे हैं, आप अपने नेशन को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने नेशन को दूसरे वर्ल्ड के साथ यहाँ पे एसिमुलेट नहीं कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म इज गोइंग टू बी अ बैरियर। तो आपको ग्लोबल सोच रखनी है, आपको लोकल सोच नहीं रखनी है। नेशनलिज्म इज अ काइंड ऑफ अ लोकल सोच, तो इसीलिए ये फैक्टर हमारी ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन करने वाला है। हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, ये भी ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन करेंगे। हमारे रेगुलेटरी कंट्रोल्स, आप जो कंट्रोल्स लगा देते हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना देते हैं ट्रेड को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन ही करते हैं। तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ फैक्टर रिस्ट्रेनिंग ग्लोबलाइजेशन। मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम, तो फ्री मार्केटिंग सिस्टम तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कर रहा है, बैरियर्स को खत्म कर रहा है। तो हमारे पास जो ए और ई हैं, ये तो फैक्टर्स हैं फॉर प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, तो ए और ई तो आपके आंसर में आने नहीं चाहिए। और ए और ई को अगर आप आंसर में से निकाल देंगे तो आपके पास वैसे ही एक ही चॉइस बचेगी, बी, सी एंड डी ओनली। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। देखो, ये सवाल जो है ना, मेरे को लगता है आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही आंसर कर सकते हैं। इसमें एज सच कुछ स्पेसिफिकली कोई थ्योरी पढ़ाने वाला या कुछ नई चीज पढ़ाने वाला नहीं था। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको समझ में है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी चीजें ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगी और कौन सी चीजें ग्लोबलाइजेशन को रोकेंगी, रिस्ट्रेन करेंगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके कुछ टैरिफ सब्सिडी हैं और लिस्ट 2 में है उनकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात की गई है टेरिफिकेशन की। तो टेरिफिकेशन का तो मतलब हो गया कि कुछ हम टैरिफ्स को लेकर आने की बात कर रहे हैं, कुछ बैरियर्स को लेकर आने की बात कर रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स को लेकर आने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। और अगर आप यहाँ पे लिस्ट 2 में देखेंगे, they have demonstrably adverse effects on other member countries. They act on goods which are contingent upon export performance, replacement of existing non-tariff restrictions for industrial research in disadvantaged regions. तो अगर मैं आपसे genuinely बात करूं तो मुझे फिलहाल लग रहा है कि ये 1 से भी कहीं ना कहीं जुड़ सकता है और 3 से भी कहीं ना कहीं जुड़ सकता है कि हमारे जो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं हम उनको टैरिफ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। और टैरिफ्स अगर आप लगा रहे हैं तो उससे आपके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं कोई आंसर नहीं सोचता, अभी मैं अपने आगे जो पॉइंट्स है उनको पढ़ लेता हूं। बट अगर मैं ऑप्शंस की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो मेरे को ए 3 से मैच होता हुआ है वो तो दिखता है, बट ए कहीं 1 से मैच होता हुआ नहीं दिखता। तो 3 की तरफ अभी मेरा इंक्लिनेशन कुछ जा रहा है। इसके बाद है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, ऐसी सब्सिडीज जिनको प्रोहिबिट किया जाता है।
देखो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सब्सिडीज प्रोहिबिटेड रहती है डब्ल्यूटीओ रिजीम के अंदर। डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट है सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मेजर्स का, उसमें बताया गया कि ऐसी जो भी सब्सिडीज आप दे रहे हैं विच आर कॉन्टिंजेंट ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो ऐसी सब्सिडीज को प्रोहिबिट किया जाता है। कुछ और भी सब्सिडीज हैं बट दिस इज वन ऑफ इट, तो ये आपकी प्रोहिबिटेड होगी। तो बी तो आपका सेकंड से ही मैच होने वाला है और फिर 3 में हमारी करेक्ट मैचिंग बन रही है। इसके बाद है एक्शनेबल सब्सिडी, यानी कि ऐसी सब्सिडी जिसमें कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है आपके अगेंस्ट। अगर आप ऐसी सब्सिडी दे रहे हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ऐसी सब्सिडी दे रहे हैं विच हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अदर मेंबर कंट्रीज, तो एक्शन लिया जा सकता है। C1 से भी मैच हो रहा है। नॉन एक्शनेबल सब्सिडी, ऐसी सब्सिडी जिसको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल रिसर्च वगैरह से जुड़ी सब्सिडी दे रहे हैं किसी डिसएडवांटेज रीजन में, तो ऐसी सब्सिडी आपकी अलाउड है। तो इसीलिए आपकी डी की 4 से मैचिंग बन जाएगी और करेक्ट मैचिंग हमारी सारी की सारी ऑप्शन नंबर 3 में बनेगी, व्हिच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये सारी सब्सिडीज जो हैं, हमारा डब्ल्यूटीओ का आपके साथ जो एग्रीमेंट डिस्कस किया था सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स का, वहां पे भी डिस्कस की गई थी कि प्रोहिबिटेड सब्सिडीज कौन सी रहती हैं, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वाली उसके अंदर कवर करवाई थी। और आपको ये भी बताया था कि जो आपकी सब्सिडीज रिसर्च और डेवलपमेंट वगैरह के लिए दी जाती है वो ग्रीन बॉक्स के अंदर आती है और वो प्रोहिबिटेड नहीं होती, उनपे कोई डब्ल्यूटीओ की लिमिट वगैरह नहीं है। तो इन सब चीजों से, इन सब बेसिस पे आप अपने जो सवाल है इसको आसानी से आंसर कर सकते थे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन दी है एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट्स यूनिट्स प्राइमरीली डिवोटेड टू एक्सपोर्ट्स। रीजन दिया goods imported to a free trade zone may be re-exported without any processing in the same form, but goods exported by units in an EPZ export processing zone are expected to have gone some value addition by manufacturing। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और फ्री ट्रेड जोन की यहां पे बात हो रही है। बात कर रहे हैं कि दोनों डिफरेंट भी हैं। कैसे डिफरेंट है उसे भी बताया गया कि फ्री ट्रेड जोन में तो आप वापस से सामान को ऐसे ही रीएक्सपोर्ट कर सकते हो, बट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है तो कुछ प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तो कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा रीजन में बता रहा है। ये असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन आपकी असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी करता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ये इससे पहले भी हमारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल हमारे पहले भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो ये सवाल दोबारा से रिपीट हुआ है और अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर करने का कोई फायदा नहीं है, रिपीट नहीं होते हैं, तो अब यहाँ पे आपको जो बहुत बड़ा भ्रम था, मिथ था, वो यहाँ पे टूट जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सवाल रिपीट हो गया और जिसने ये सवाल पहले किया होगा उसको अब इस सवाल में कोई दिक्कत मैं मानता हूं नहीं आई होगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं प्रीवियस ईयर के सवालों को आपको अच्छे से कवर अप करके जाना है। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो प्यारे दोस्तों, हमें इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेनी है। हमारे पास 3 ब्रॉड टाइप के मोड रहते हैं। एक रहता है हमारे पास ट्रेड रिलेटेड मोड, एक रहता है हमारा ट्रांसफर रिलेटेड मोड और एक हमारे पास रहता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड जिसमें आपका एफडीए वगैरह आ जाता है। तो ट्रेड रिलेटेड मोड जिसमें आप जो है बाहर के कंट्री के साथ कुछ ट्रेड करने वाले हैं, एक्सपोर्ट वगैरह करने वाले हैं, तो ये सब चीजें उसके अंदर मेनली इंक्लूड होती है। ट्रांसफर के अंदर हम फ्रेंचाइजी और लाइसेंस इनकी बात कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका एफडीए वगैरह आ जाता है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, फिर है इंटरनेशनल लीजिंग और फिर हमारे पास है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो लाइसेंसिंग, लीजिंग और इन्वेस्टमेंट ये आपके ट्रेड रिलेटेड मोड नहीं बनेंगे। आपका जो ट्रेड रिलेटेड मोड यहां पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। इन प्यारे दोस्तों, आपके साथ कोर्स में भी कवर्ड किए गए थे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स और उसमें आपको बताया गया था कि ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर आपके पास एक्सपोर्टिंग आता है, इंटरनेशनल सब कॉन्ट्रैक्टिंग आता है, काउंटर ट्रेड आता है और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके इसी के अंदर आते हैं। ये आपके ऐसे एग्रीमेंट्स रहते हैं जिसमें एमएनसीज कुछ फीस चार्ज करते हैं और हमारे लोकल एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि कैसे वो हमारी फॉरेन बेस्ड फैसिलिटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चारों हमारे ट्रेड रिलेटेड मोड्स के अंदर आते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ जीडीआर इशू। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का जो इशू रहता है उसके अंदर आपको स्टेप्स यहाँ पे अरेंज करने हैं सही ऑर्डर में।
यहाँ पे स्टेप्स कुछ इस तरीके से दे रखे हैं: रजिस्ट्रेशन विद प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट एंड वेस्टिंग ऑफ शेयर्स विद कस्टोडियन, अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, लिस्टिंग ऑफ जीडीआर एंड जीडीआर अलॉटमेंट। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को देखेंगे, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, सबसे पहले अगर आपको जीडीआर इशू करना है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना है, तो पहले तो आपको कंप्लायंस वाले काम पूरे करने पड़ेंगे। जो भी अप्रूवल लेने हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, पहले वो काम करने पड़ेंगे। तो पहले जो आपको डालने पड़ेंगे, किसको डालना पड़ेगा? ये ए और सी को आपको पहले रखना पड़ेगा। ए और सी आपके शुरू में आएंगे। तो ए और सी हमारे शुरू में हमें किस में दिख रहे हैं? हमें दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं और 3 में भी दिख रहे हैं। और जो आपके लिस्टिंग और अलॉटमेंट वाले काम है, वो आप सबसे लास्ट में करेंगे। डी और ई आपके सबसे लास्ट में कहीं ना कहीं आने चाहिए। तो डी और ई हमारे सबसे लास्ट में किस में आ रहे हैं? डी और ई हमारे सबसे लास्ट में जो है वो हमें सब में ही देखने को मिल रहा है। ये तो सबसे लास्ट में हमें दोनों सब में ही देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर भी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके जीडीआर अलॉट किए जाएंगे, फिर उनकी यहाँ पे लिस्टिंग होगी। तो ई आपका पहले आएगा और डी आपका जो है उसके बाद यहाँ पे आएगा। पहले अलॉट करोगे, फिर उनको लिस्ट करवाओगे। पहले लोगों को जीडीआर पकड़ाओगे, फिर उसकी आप लिस्टिंग करवाओगे। पहले इशू प्रोसेस होगा और फिर लिस्टिंग का काम यहाँ पे होगा। तो पहले ई होगा और फिर डी होगा। और पहले ई और डी जो आ रहे हैं हमारे पास किसके अंदर आ रहे हैं? हमारे पास ये जो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 और 3 के अंदर ही आ रहे हैं। तो अभी तक ऑप्शन 1 और 3 में कंफ्यूजन चल रहा है। और इसके बाद हमारे पास बचता है अपॉइंटमेंट एंड वेस्टिंग ऑफ शेयर्स विद द कस्टोडियन, ऑप्शन नंबर बी। तो हाँ, आप जब शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें कस्टोडियन का एक इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है। कस्टोडियन के पास जो है वो शेयर्स रखे जाते हैं और फिर उसके बाद उनके जीडीआर इशू हो जाते हैं। तो 1 और 3 जो है वो कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि 1 और 3 में से हमें कौन सा चूज करना है। अभी हमें ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, तब थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ जाएगा। तो अब देखिए, ए और सी में से कौन सा पहले आएगा? तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, या पहले आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अप्रूवल लेंगे? आपको अब ये चीज यहां पे चूज करनी है। देखो, सबसे पहला काम होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ले लें बाहर जाकर। फिर उसके बाद जो अप्रूवल्स वगैरह होंगे वो आप रजिस्ट्रेशन के बाद वहां पे ले पाएंगे। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के अप्रूवल के लिए जाएंगे अथॉरिटीज के पास, वो कहेंगे पहले अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर तो करा लो, फिर उसके बाद हमारे पास अप्रूवल लेने आना। तो इसीलिए सबसे पहला काम होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का और फिर आना चाहिए अप्रूवल। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ए पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है और फिर ई और डी तो लास्ट में थे ही, बी तो बीच में आना चाहिए। तो 1 और 3 ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज बना दिए इन्होंने। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हुए थे तो मैं ये नहीं मानूंगा कि आपकी कोई गलती है। यहाँ पर सवाल ही थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग करके बना रखा है। फिलहाल जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। इन प्यारे दोस्तों, प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स आपके कोर्स में भी कवर करवाया गया था और इसके अंदर आपको बताया गया था कि अगर आपको डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करने हैं तो आपको सबसे पहले तो आपका जो लिस्टिंग क्राइटेरिया है दूसरी कंट्री का, उसे कंप्लाई करना है। और इसके बाद हमारे पास कस्टोडियन बैंक की बात आती है। फिर हमारी जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं वो इशू होती हैं इन्वेस्टर्स को, और बाद में उनकी जो है यहाँ पे लिस्टिंग और फिर ट्रेडिंग भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो जाती है। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो इसी को आपको इस सवाल में अप्लाई करना था और उससे आप अपने आंसर पे पहुंच सकते थे। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिस्क्राइब एफडीआई फ्लोज इन इकोसिस्टम्स? इकोसिस्टम्स, ये वर्ड यहाँ पे कुछ डाल दिया गया। ऑप्शंस है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, वाटरफॉल थ्योरी और न्यू ट्रेड थ्योरी। देखो, मुझे लगता है कि जो भी पढ़ाई करके गया होगा उसने किसी ने ये रट्टा नहीं लगाया होगा कि इकोसिस्टम के अंदर कौन सा आता है, ये आता है। तो कोई ये रट्टा नहीं लगा के गया होगा। सब नॉर्मली पढ़ के गए होंगे कि ये थ्योरीज क्या होती हैं। बट ये थ्योरीज आपको मालूम होनी चाहिए। वाटरफॉल थ्योरी तो नहीं होती है, बाकी थ्योरीज आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या है, न्यू ट्रेड थ्योरी हमारी क्या है। अगर आपको ये मालूम है तो कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे और इस सवाल के आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो, न्यू ट्रेड थ्योरी बेसिकली हमें हमारी बात करती है कुछ स्पेशलाइजेशंस वगैरह की, कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें करती है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हेक्सर ऑल इन थ्योरी है हमारी, और ये थ्योरी हमसे कहती है कि कौन से फैक्टर्स आपके पास ज्यादा होंगे उसके बेसिस पे आप काम करने वाले हैं। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी हमें बेसिकली बताती है कि कैसे एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल रहता है, कैसे उसकी शुरुआत एक इनोवेटिंग कंट्री के अंदर हो सकती है और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट जब मेच्योर होता है तो वो हमारा दूसरी कंट्रीज में पहुंच जाता है, उसकी प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में हो रही होती है। तो एक पूरा लाइफ साइकिल वो एक्सप्लेन करने की बात करती है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं इकोसिस्टम वर्ड को इन थ्योरीज के साथ जोड़ना चाहूं, तो अगर मैं इसे जोड़ना चाहूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के साथ, कि लाइफ साइकिल थ्योरी जो हमारा प्रोडक्ट का पूरा इकोसिस्टम रहता है, शुरुआत से लेके एंड तक कैसा उसका साइकिल रहता है, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मूव करता है,
तो उस तरीके को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे अलग अलग नेशंस में हमारा प्रोडक्ट ट्रेवल करता है, बनता कहीं पे है फिर बाद में कहीं और चला जाता है। तो ये पूरा जो फ्लो है एफडीआई का हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश ये कर रही होती है। और मेरे हिसाब से मैं अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही मार्क करता, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर कोई ऐसे सवाल आ रहे हैं तो ऐसे सवालों में आपको घबराना नहीं है कि ये चीज तो मैंने पढ़ा नहीं, ये चीज तो मेरे को रट्टा नहीं लगवाया गया कि एफडीए फ्लो इकोसिस्टम में कौन एक्सप्लेन करता है। आप अपना दिमाग लगाएं, आप अपना खुद से सोचें कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो सकता है और उससे आपको करेक्ट आंसर मार्क करना यहाँ पे होगा। ऐसे कुछ सवाल हमेशा पेपर में होंगे और हो सकता है कि आप इन सवालों का आंसर गलत भी लगा दें, बट प्यारे दोस्तों कुछ गलतियां तो हमेशा हो जाती हैं, तो आपको इन गलतियों से घबराना नहीं है। आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं करना होता पेपर एज करने के लिए। कुछ सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं और उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। दिस शुड बी योर बेसिक एजेंडा। आप इस सवाल को अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते तो आई थिंक आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी आप लगा सकते थे। प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी कोर्स के अंदर भी आपको ये सारी थ्योरीज तो पढ़ाई गई थी, डिटेल में पढ़ाई गई थी आपको सारी थ्योरीज। आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है उसे भी काफी डिटेल में आपके जो डिफरेंट स्टेजेस है उनको भी कराया गया था। और आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसी को आपको इस सवाल में लगाना था और उसके हिसाब से ही अपना आंसर मार्क करना था। इस सवाल के लिए कोई स्पेसिफिक रट्टा आपको लगाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल हो गया, ज्यादा एप्लीकेशन हो गया, ज्यादा डायरेक्ट सवाल ये नहीं था। और इसीलिए इस सवाल में आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आई हो, बट अगेन आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। जो आपको चीज सही लग रही है आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसके साथ आपको जाना है। आप कभी कभी गलत भी हो सकता है बट हमेशा गलत नहीं होंगे। और आपको यही चीज आजकल के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें अप्लाई करनी होगी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, एक सीधा सीधा सवाल है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी और उनके एक्सपाउंडर। तो कौन सी थ्योरी किसने दी है ये आपको मैच करना है। बहुत ही आसान सवाल। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमारी एडम स्मिथ ने दी है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी आपकी हेक्सर ऑलिन ने दी है, और इसी से आप मार्क कर देंगे अपने ऑप्शन नंबर 2 को अपना आंसर बना देंगे। कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो, और ये बचा फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, इसे आप यहां से मैच कर देंगे और हमारा जो करेक्ट आंसर है आसानी से ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये सारी थ्योरीज जो है आपके साथ कोर्स में भी कवर कराई गई थी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी, आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी, हेक्सर ऑलिन थ्योरी भी। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड्स ऑफ डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले तो सवाल को समझना जरूरी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो कौन सी पहले हुई आइटम उसको पहले रखते हैं, जिस जो चीज बाद में हुई उसको बाद में डालते हैं, दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बट अगर मैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को जो सबसे सबसे लेटेस्ट आइटम है जो अभी रिसेंटली हुई है उसको पहले रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हुई थी उसको मेरे को लास्ट में रखना पड़ेगा। तो मेरे को रिसेंट वाले डब्ल्यूटीओ के जो राउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं उसको सबसे पहले लेना पड़ेगा, और जो पहले हुए हैं फिर वो उसके बाद आते जाएंगे। तो उरुग्वे राउंड, जेनेवा राउंड, कैनेडी राउंड, दोहा राउंड और टोक्यो राउंड। तो उरुग्वे राउंड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी इस उरुग्वे राउंड के बाद, और जेनेवा राउंड सबसे पहला डब्ल्यूटीओ का राउंड है। कैनेडी और दोहा राउंड, कैनेडी राउंड और टोक्यो राउंड ये 1960s और 70s में कहीं हुए थे। और दोहा राउंड तो हमारा लेटेस्ट जो है 2001 के आसपास ये हमारा जो डिस्कशन था वो चला था दोहा के अंदर। तो ये हमारा जो है इनमें से सबसे लेटेस्ट बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट वन। ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले आएगा, सबसे पहले जो है ये आने वाला है। तो डी सबसे पहले मेरे को दो ऑप्शंस में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 में और दिख रहा है और 4 में भी दिख रहा है। तो देखते हैं किस ऑप्शन को मार्क करना यहाँ पे रहेगा। और दोहा राउंड आ गया सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सा रहा था, सबसे पहले तो जेनेवा ही था और दोनों में ही जेनेवा सबसे लास्ट में आ रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे डब्ल्यूटीओ बना था 1990s में और वहां पे हमारा चला था उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड को इसके बाद डालते हैं, डी के बाद हम डाल देते हैं ए को, डी के बाद ए हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही आ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आंसर हमें लग रहा है अभी तो। और इसके बाद हमारे हम डाल सकते हैं कैनेडी राउंड को और टोक्यो राउंड को, सी और ई को यहाँ पे डाल सकते हैं। पहले आपका टोक्यो आ गया फिर आपका कैनेडी आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है डेट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो ये आपकी ज्यादा सही से डिपिक्ट कर रहा है डब्ल्यूटीओ के ट्रेड नेगोशिएशन राउंड्स को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसीलिए यही आंसर यहाँ पे बनेगा। तो आपको डब्ल्यूटीओ राउंड्स की मोटी मोटी सीक्वेंस मालूम होने चाहिए, कौन से राउंड्स पहले कौन से राउंड बाद में।
और आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तभी आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का। इन प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी कोर्सेज के नोट्स में आपको पूरे जो राउंड्स हैं डब्ल्यूटीओ के, उनकी डिटेल भी दे रखी थी। सबसे पहला राउंड हमारा डब्ल्यूटीओ का जेनेवा राउंड है, और उसके बाद हमारे जो बाकी राउंड चले थे, इसके अंदर हमारे पास 1960s में कैनेडी और 1970s में हमारे पास टोक्यो राउंड भी आता है। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं 1990s में उरुग्वे राउंड आया, और दोहा वाला जो हमारा डिस्कशन चला वो तो 2000s में चला था। तो इस तरीके से आपको अगर सीक्वेंस मालूम है, अंडरस्टैंडिंग थी, तो आप इस सवाल को कहीं ना कहीं आंसर कर सकते थे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इट्स लेंडिंग ऑपरेशन। तो वर्ल्ड बैंक लोन्स देता है, बट यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन्स देते हुए। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। ये नॉट वर्ड को आपको यहाँ पे ध्यान में रख के अपना आंसर मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन दिया, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द लोन। तो अगर वर्ल्ड बैंक लोन देगा तो क्या ये चेक करेगा कि लोन को रीपे करने की कैपेसिटी है या नहीं है, उस चीजों को असेस करेगा? बिल्कुल करेगा, ये तो हमारा प्रिंसिपल होना ही चाहिए। लेंडिंग शुड ओनली बी फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स विच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड एंड ऑफ अ हाई प्रायोरिटी नेचर। तो केवल ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए जाएंगे जो कि आपके इकोनॉमिकली और टेक्निकली साउंड है, यानी कि ऐसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलेगा जो कि आपके प्रोजेक्ट फीसेबल है, प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, और प्रायोरिटी नेचर के वो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्हीं के लिए पैसा दिया जाएगा। तो ये भी सही है। Lending should be to enable a country to meet foreign exchange content of the project cost। देखो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको खर्चा करना है, तो कुछ खर्चा तो आप लोकल करेंगे, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही करेंगे, और कुछ चीजें हो सकता है आपको बाहर से भी मंगवानी पड़ जाए। तो वर्ल्ड बैंक की कोशिश रहेगी कि जो डोमेस्टिक वाला पार्ट है वो आप खुद मीटअप करें, जो फॉरेन एक्सचेंज की आपको रिक्वायरमेंट है उसकी मदद मैं आपकी कर दूंगा। तो फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट की जो मदद है वो वर्ल्ड बैंक के साथ से आपको मिल जाती है। तो ये भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा रहने वाला है। द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक चाहते हैं कि जो भी बोरोइंग कंट्री है, जिसने पैसे लिए हैं, वो सारा का सारा लोन का पैसा एक ही कंट्री में लगा दे। तो ऐसी चीज कहना यहाँ पे गलत हो जाती है। और वैसे भी यहाँ पे देखो, डज के साथ ना नॉट वर्ड आना चाहिए। अगर ग्रामेटिकल सेंस में भी सोचो तो बैंक एक्सपेक्ट्स होना चाहिए था, नहीं तो बैंक एक्सपेक्ट्स द बोरोइंग कंट्री होना चाहिए था। तो डज अगर लगा हुआ है तो बीच में नॉट वर्ड इन्होंने हटाया यहां से, और इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं होगी। बैंक डज नॉट एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। वर्ल्ड बैंक तो चाहता है कि आप वहां से सामान खरीदें, वहां से चीजें लें जहां से आपको सस्ती मिले, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से चीजें लेने की जरूरत नहीं है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक अपने लेंडिंग ऑपरेशंस में ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ब्रीफली मैंने आपको एक बार बता ही दिए हैं, आप इनको भी रीड कर सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जानने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिनली वेल्ड डिस्गाइजेस दैट एसेंशियली रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से थिनली वेल्ड डिस्गाइसेस हैं। थिनली वेल्ड डिस्गाइसेस इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप इसका मतलब समझ पाएंगे। देखो, वेल का मतलब कुछ घूंघट की तरह होता है, डिस्गाइज मतलब कुछ भेस बदलना। तो आप कुछ ऐसा भेस बदलकर अपने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो। इनमें से कौन सी चीज से आप ऐसा कर सकते हो? तो अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है, आप समझ लोगे क्या आंसर यहाँ पे बनेगा। वॉलंटरी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन तो खुल के लगानी पड़ती हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस बनाकर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, तो खुल के लगाई जाती है। तो ये छुपा कर नहीं लगाई जा सकती, ये डिस्गाइज में, घूंघट में छुपा कर नहीं लगा सकते। तो ये तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेबलिंग रिक्वायरमेंट शोइंग ओरिजिन और कंटेंट। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट पे ऐसे रिक्वायरमेंट लगा रहे हो कि आपको प्रॉपर लेबल लगाना पड़ेगा, उसमें ये सब चीजें डालनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हो। और ये आप इंपोर्ट्स को तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बट आप दिखा रहे हो कि मैं तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट लगा रहा हूं। तो आप एक घूंघट लगाकर, एक भेस बदलकर इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेबलिंग के आड़ में आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बन सकता है थिनली वेल्ड डिस्गाइज। इंपोर्ट टैरिफ्स एंड कोटास। देखो, टैरिफ और कोटा जो मेरे पास है, टैरिफ लगता है आपका, ड्यूटीज लगती है, टैरिफ लगता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, कोटास वगैरह, तो ये तो खुल के लगाए जाते हैं।
इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, आपके टैरिफ बैरियर तो खुल के लगाए जाते हैं, तो इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ डिस्गाइज्ड बैरियर, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाला नहीं है। तो ए और सी तो मैंने वैसे ही पकड़ लिए इंक्लूड होने वाले नहीं है, और इसी के बेसिस पे वैसे आंसर तो हमारा निकल ही सकता है। आगे, सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो आप कुछ सेफ्टी रेगुलेशन बना रहे हैं, आप सीधा सीधा नहीं कह रहे कि बाहर से इंडिया में ऑटोमोबाइल नहीं आएगा, आपने कहा कि ये सेफ्टी रेगुलेशन कंप्लाई करेंगे तो आ सकते हैं। तो सेफ्टी रेगुलेशन की आड़ में आपने बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स को, इंपोर्ट्स को रोक दिया, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो एक थिनली वेल्ड डिस्गाइज हो गया। हेल्थ रेगुलेशंस फॉर हाइजीन प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ इंपोर्टेड फूड प्रोडक्शन। तो बाहर से जो इंपोर्टेड फूड्स आ रहे हैं, आपने उनके ऊपर डायरेक्टली रोक नहीं लगाई, आपने उनके ऊपर ये लगा दिया कि ये हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ये पूरी करेंगे, ये इनके अंदर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तभी वो इंडिया में आ सकते हैं। तो अगेन आपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की आड़ में, हेल्थ रेगुलेशंस की आड़ में इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी है, तो ये भी एक डिस्गाइज हो सकता है। तो हमारे पास ए और सी तो नहीं आएंगे, बी, डी और ई आएंगे, और वैसे भी अगर आप ए और सी को काट देंगे तो भी आप ऑप्शन नंबर 4 पे ही, बी, डी एंड ई ओनली पे ही पहुंचेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी कोर्सेज में आपको कोर्स में भी ऐसा बताया गया था कि ऐसे कुछ चीजों का इस्तेमाल करती है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज कुछ इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, और नोट्स में भी आपको अदर बैरियर्स में बता रखा था कि टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन को बैरियर्स को लेकर बैरियर्स लगाए जा सकते हैं, आपकी हेल्थ वेलफेयर को लेकर बैरियर्स लगाए जा सकते हैं, और साथ ही आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, व्हीकल्स हैं, इनको लेकर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकते हैं कि ये पूरे होंगे तभी आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं। तो ऐसे बैरियर्स कहीं ना कहीं डिस्गाइज की फॉर्म में हमारा जो ट्रेड है, इंपोर्ट्स हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इस सवाल को हैंडल कर सकते थे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन यूजीसी नेट 2022 के पीवाईक्यूज के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।